किसी गांव में सोहनलाल का एक बहुत गरीब परिवार रहता था। अनन्या, इस बार तो बरसात में हद ही हो गई। हमारी फसलें खराब करने के बाद भी इंद्रदेव को चैन नहीं आया। अभी भी बारिश होती ही चली जा रही है। अब बारिश हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरे साल की मेहनत तो बर्बाद चली ही गई। सुरेश अपने माता पिता की यह सब बातें सुनकर बहुत परेशान रहता था। वह उसी वक्त बरसात में अपने घर के बाहर चला गया और अपने पानी से लबालब भरे हुए खेतों की तरफ देखकर सोचने लगा, आखिर कब तक ये फसलें हमें खिलाती रहेंगी? भले ही माँ बाप मुझे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। सुरेश उदास होकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त मुकेश मिलता है। सुरेश, अब चिंतित होने की जरूरत नहीं। अब तो जो होना था हो गया। अब तुमको आगे का सोचना होगा। तू नहीं समझेगा मुकेश, तेरे पिता जमींदार जो ठहरे। अरे तू क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि खेतों के ऊपर छत तो बनाई नहीं जा सकती और ना ही बारिश पर ही कोई लगाम लगा सकते हैं। मैं इस गांव में रहकर क्या कर सकता हूँ? अपने माँ बाप को छोड़कर तो जा नहीं सकता। अरे तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसी गांव में रहकर कोई काम शुरू कर लो। पर काम को शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सोचा था फसल तैयार हो जाएगी तो उन पैसों से कोई दुकान खोल लूंगा, पर वो भी बर्बाद हो गई। मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो उसमें मैं तेरी मदद कर दूंगा। ठीक है, बता क्या प्लान है? तेरे घर में तबाह तो होगा ही। अपने घर के बाहर ही तू आलू के पराठे, बैंगन के पराठे, टमाटर के पराठे ये सब बनाकर बेच। वैसे भी इस गांव में ऐसी कोई दुकान भी नहीं है, बहुत भीड़ लगेगी। ठीक है यार, लेकिन थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो 5,000 रुपए तू अपने पिता से मुझे दिला देना। अगले दिन मुकेश उसे लेकर अपने पिता के पास गया। वह गांव के जमींदार थे। ठीक है, तुम इसी गांव के हो। तुम्हारे पिता को भी मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर तुम मेरे पैसे ना लौटा पाए तो मुझे गुंडा मत कहना, समझे? अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका पैसा लेकर कहाँ भाग जाएगा? यह तो मुझे भी पता है कि बिना मेरी अनुमति के इस गांव से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन मुझे मेरे पैसे तो टाइम पर चाहिए। फिर चाहे तेरा दोस्त हो या फिर खुद तू ही क्यों ना हो, ऐसे ही मैं जमींदार नहीं बन गया बेटे। सुरेश के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह जमींदार की बात मानने के लिए तैयार हो गया। ठीक है चाचा, मुझे आपकी बात मंजूर है। अगर मैं 3 महीने में पैसे ना दे पाया तो आपको जो सही लगे वह मेरे साथ कर लेना। तो इस तरह से जमींदार ने मुकेश को 5,000 दे दिए और एक पेपर पर साइन भी करवा लिया, जिस पर लिखा था कि अगर मैं 3 महीने में पैसे नहीं दे पाया तो जमींदार साहब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब तू आराम से जा। 3 महीने क्या, कुछ ही दिनों में तू मेरे पिता के पैसे वापस कर देगा, क्योंकि इस गांव में फास्ट फूड की वैसे भी कोई दुकान नहीं है। तेरा काम खूब चलेगा। अगले दिन ही सुरेश ने अपने घर के बाहर चाय और पराठों का ठेला लगा लिया। बेटा, मैं भी तेरे इस काम में तेरी मदद करूंगा। अरे नहीं पिताजी, अभी तक आप अकेले ही तो सारा काम करते थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मैंने अपना काम शुरू किया है तो मैं आपसे भी कोई मदद ना लूं। सुरेश की बार बार जिद करने के बाद सोहनलाल घर के अंदर चला गया। चलो, अच्छा है, कम से कम हमारे बेटे की आंखें तो खुली। अब उसे अपने मन के हिसाब से काम करने दीजिए। उसका जवान खून है, वह तरक्की जरूर करेगा। पहले दिन से ही उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सुरेश बहुत खुश था और बहुत मेहनत से सभी को चाय और पराठे खिला रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी का पहला पार्ट कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से इस कहानी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.